टाइम अमेरिका के अंदर एक तारीख है जिसको सब लोग याद रखते हैं और उस तारीख का नाम है 15 सितंबर 2008, क्योंकि अमेरिका में उस दिन एक बैंक ने अपने दिवालिया होने की घोषणा की थी जिसे कहते हैं लीमैन ब्रदर्स। और उस बैंक के फेलियर होने के बाद से भारत समेत दुनिया के कई देशों के अंदर बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि उनको लेमैन ब्रदर्स के फेल होने का नुकसान नहीं था, लेमैन ब्रदर्स ने जिनसे पैसे ले रखे थे या जिनको पैसे दे रखे थे उन्हें संकट खड़ा हो गया था और वो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी। कुछ ऐसा ही न्यूज सुनने में 15 सितंबर के बाद ही आना शुरू हुई चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ जिसका नाम है एवरग्रांडे। आप जानना चाहेंगे कि क्या एवरग्रांडे कोई बैंक है या फिर कोई रियल एस्टेट कंपनी है या फिर कोई फुटबॉल कंपनी है? ये सारी की सारी बातें हम आपके सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आप केवल इस बात की गंभीरता इस बात से लगा सकते हैं कि इस सोमवार को जैसे ही मार्केट में यह निकल के आया कि चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है एवरग्रांडे, उसके पास पैसा खत्म हो गया है। जैसे ही यह बात निकल करके आई कि चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि रियल एस्टेट में काम करती है उसके पास पैसा खत्म हो गया है, एक दिन के अंदर मार्केट में 135 बिलियन डॉलर की कमी आ गई। जेफ बेजोस, एलन मस्क और बहुत सारे जो वॉरेन बफेट जैसे पैसे वाले लोग हैं उनका ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग अगर आइडिया लगाएं तो उनकी संपत्ति में एक दिन में 135 बिलियन डॉलर की कमी आ गई। मार्केट की वैल्यू कम हो गई। अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े मार्केट में मंदी छा गई जैसे ही एवरग्रांडे की बात सुनकर के आई। तो अब हम चर्चा करते हैं कि साथियों ऐसा क्या हुआ। हाँ भाई, यार आप लोगों को फिर से कम हो गई। अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े मार्केट में मंदी छा गई जैसे ही एवरग्रांडे। भाई आप लोग ना पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आवाज आ रही है, सुर की आवाज आ रही है, क्या किया जाए? नॉइज कैंसिलेशन, टेक्निकल टीम सपोर्ट भेजे। आप लोगों ने फ्लो बिगाड़ दिया यार, अब हमसे ना हो पाएगा। भाई हम इसको दिखा लेंगे, इन केस अगर कोई दिक्कत आती है तो हम दिखा लेंगे। अभी कोई भी इसका इलाज है नहीं। अगर आप चाहते हैं फिर वही वाली बात, सेशन कंप्लीट होने में दिक्कतें हो जाएंगी फिर। भाई हम चलने दे रहे हैं, होता है तो ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो क्योंकि बीच में से फिर आपने रिदम बिगाड़ दिया है। ठीक है, आगे सुनते चलो। तो भैया बात ऐसी है कि जैसे ही ये खबर निकल करके आई कि 135 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है, दुनिया जानने के लिए बेताब हो गई कि आफ्टर ऑल एवरग्रांडे ऐसा था क्या। मैं आपको बता दूं, एक चाइना की कंपनी है जो कभी पानी की बोतल बेचा करती थी। एक कंपनी है चाइना की जो कि कभी पानी की बोतल बेचने के लिए जानी जाती थी। आज उसका कारोबार इतना बड़ा है कि चाइना की जो सबसे बड़ी फुटबॉल की टीम है जिसका नाम है गोंगजू फुटबॉल, उसकी वो मालिक है। इसके साथ साथ चाइना के लगभग 280 शहर ऐसे हैं जहां पर उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं मकान बनाने के। यानी कि चाइना की एक ऐसी कंपनी जिसके पास में इन्वेस्टमेंट के नाम पर इतना बड़ा कारोबार है कि ये चाइना के लगभग 280 छोटे छोटे शहरों में हजारों की संख्या में प्रोजेक्ट चला रही है जो कि घर निर्माण का कार्य कर रहे हैं। घर निर्माण का कार्य कर रहे हैं से मतलब यह हुआ कि यहां पर
हाउस मेकिंग के लिए मिडिल क्लास को टारगेट किया जा रहा है। एवरग्रांडे एक ऐसी कंपनी जिसने 1996 में, जैसे आज अपने यहां बिस्लरी है, इस प्रकार से पानी की बोतल बना के कार्यक्रम शुरू किया था। फिर धीरे धीरे साथियों, अब बिस्लरी किसकी है ये बात साइड में हटाइए, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए पानी की बोतल पैक करने का काम जिसका 1996 में था, आज वो इतनी बड़ी कंपनी है कि वो चाइना के अंदर, ये जो अपन सुनते थे ना, क्या कहते हैं उसका नाम, अली बाबा के मालिक जो थे जैक मा, उनसे भी ऊपर नाम है इस व्यक्ति का, जिसका नाम है साथियों हुई का यान। हुई का यान नाम से व्यक्ति है चाइना का, जो एवरग्रांडे कंपनी का मालिक है। साथियों कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। यह कंपनी जो कि अपने द्वारा बहुत सारे सस्ते मकान बनाने के लिए जानी जाती थी, जिसके हजारों की संख्या में मकान बनाने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अचानक एक दिन क्या होता है, लास्ट वीक की बात है, अब थोड़ा सा इसको गहराई में सुनिए। लास्ट वीक क्या हुआ कि चाइना के अंदर रेगुलेटर्स, अब रेगुलेटर्स का मतलब क्या होता है पहले ऐसे समझिए, जैसे ना अपने इंडिया के अंदर सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटर है ना, नियामक संस्था है, कंट्रोल करती है। ऐसे जैसे सीबीआई है, ये सब लोग ध्यान रखती हैं, ऐसे ही चाइना के अंदर कोई रेगुलेटर, एक एजेंसी रही होगी चाइनीज रेगुलेटर। उस एजेंसी ने क्या किया, उसने इस कंपनी का थोड़ा डेटा बाहर निकाला, उसने चेक किया कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत हो रहा है। कर्जा बहुत हो रहा है से मतलब है कि इसने मार्केट से पैसा बहुत सारा उठा रखा है और अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चला रखे हैं। इसका डेटा बाहर आ गया। डेटा बाहर आ गया, डेटा बाहर आने से मतलब है, जैसे मान लीजिए कल को अपन लोगों के दिमाग में अंबानी की एक जबरदस्त इमेज है। इमेज कैसे कि यार अंबानी बहुत पैसे वाला है, मतलब भगवान के सामने भी जब ये व्यक्ति खड़ा होता है तो डाउट होता है कि यार ये अब क्या मांगेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में वहां पर उसकी ये इमेज थी एवरग्रांडे की। अब सोच के देखो, गलती से हमारे यहाँ की कोई एजेंसी ये कह दे कि अंबानी इतने रुपए के कर्जे में चल रहा है, तो हो जाएगी ना, अपने यहाँ पे सारा मामला खराब हो जाएगा। ऐसे ही चाइना के अंदर वहां की रेगुलेटिंग एजेंसी ने एक डेटा रिलीज करके कह दिया कि इसके ऊपर 300 बिलियन डॉलर का कर्जा है। दोबारा सुने, ये फिगर शायद आपके ऊपर से निकल गया हो। इस कंपनी के ऊपर 300 बिलियन डॉलर का कर्जा है। अभी कितना होता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। चाइना ने पूरे पाकिस्तान को 60 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। हाँ, आप इससे अंदाजा लगाइए, चाइना ने पाकिस्तान को पूरे 60 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। अरे वो जो सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके तहत पाकिस्तान पूरा बिछ गया, अब सोच के देखो उससे 5 गुना कर्जा एवरग्रांडे के ऊपर है। आइए बात समझ में, और बताएं, थोड़ा और सुनो। जिस ईरान ने चाइना के साथ में 25 साल के लिए तेल फ्री कर दिया कि भाई तुमको जितना लेना है ले जाओ, कुल पैसा 400 बिलियन डॉलर लगेगा। सोच के देखो 300 बिलियन डॉलर कितना होता होगा। इतना ज्यादा संकट किसके ऊपर है, एवरग्रांडे के ऊपर, इतना उधार है उसके ऊपर। अब आप पूछेंगे उधार का मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि उसने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो खड़ी कर ली, लेकिन सीमेंट वालों को पैसा नहीं दिया है, स्टील वालों को पैसा नहीं दिया, केमिकल वालों को पैसा नहीं दिया, लेबर्स को पैसा नहीं दिया, और जो मकान बनाने के लिए लोगों ने प्रायर पैसे दिए थे उनको भी अभी तक मकान बना के नहीं दिया। जैसे ही ये बात समझ में आई, तुरंत जितने भी इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि अल्टीमेटली अब आपके दिमाग में पैसा सवाल आएगा, एक बात बताइए सर, फिर इसने खड़ा कैसे कर लिया ये सारा कारोबार। इसने खुद ने तो लोन ले लिया खूब सारा, खुद ने लोन ले लिया, लेकिन लोन लेकर के चुकाया नहीं। अब चुकाया नहीं तो बोले डिफॉल्टर हो जाएगा ऐसे। तो जैसे ही ये न्यूज बाहर निकल के आई, एवरग्रांडे के शेयर गिरे सो गिरे, बेचारे जिनके पैसे लगे थे उनके भी शेयर गिर गए। अब थोड़ा और आगे सुनिए, अब क्या हुआ साथियों। जब ये बात निकल के आई, कंपनी को लगा कि भाई हमारी साख को बट्टा लग जाएगा, लोगों के बीच में घनघोर बेइज्जती हो गई, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा पैसा बाहर निकल के आ गया। बिल्कुल जैसे सहारा के साथ नहीं होता, इंडिया में सहारा कंपनी के साथ हुआ था, कभी आपको पता हो ऐसा ही, वो अलग केस है लेकिन कभी सिखाएंगे उसे भी। अब क्या होता है, इन लोगों ने एक विचार किया, बोले एक काम करो, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेच दो। अब कौन सी प्रॉपर्टी बेचोगे आप। इन्होंने साहब अपनी मकानों की बिकवाली रख ली कि भाई इतने दामों में मकान ले जाओ। ये अभी 15 सितंबर के बाद की बात है, यानी मनहूस तारीखों में 15 सितंबर भी नोट की जाती है दुनिया के लिए कि यार ये इस दिन व्यापार को ठप्पा लगना ही था। भाई इसने अपने मकान बेचने के लिए ऑफर निकाल दिया कि जिसको चाहिए मकान ले लो, मकान बेचने के लिए हम तैयार हैं, और अपने बड़े बड़े कंपनियों को बेच रहे हैं हम। मतलब इसके पास में इतना कारोबार है, तरह तरह के कारोबार। जैसे आज अगर अपन अंबानी की बात करें तो अंबानी के पास तेल से लेकर के जियो के फोन तक सब चीजें हैं। ऐसे ही इसने भी क्या किया, अपने कुछ बिजनेस बेचने के लिए मार्केट में लॉन्च कर दिया कि मैं मेरे ये बिजनेस बेचना चाहता हूं।
अब बिजनेस बेचने की जैसे ही न्यूज निकल के आई तो भाई साहब अपन को एक बात तो समझ में आती है कि कोई का बिजनेस बिक रहा है, इसका मतलब वो दिवालिया के कगार होने पर पहुंच रहा है। लेकिन दिवालिया तो छोड़ो, कोई खरीदार तो मिले कि लाओ मैं इस बिजनेस को खरीद लूंगा। संकट ये भी हो गया। संकट क्या हो गया? कोई खरीदार नहीं आया। खरीदार नहीं आया से मतलब ये एवरग्रांडे अपना बिजनेस बेचने के लिए तो आगे आई, लेकिन इसका कोई खरीदार निकल करके नहीं आया। खरीदार निकल के नहीं आया, उधर से मकानों का कोई खरीदार नहीं आया। और जैसे ही ये बात निकल करके आई कि चाइना के रेगुलेटर के द्वारा बात जो बाहर निकाली गई थी, उससे कंपनी के पास फंड हो गया साफ। और जब फंड साफ हो गया, अब भाई कुछ बच्चे जो हैं वो अभी भी बैकग्राउंड साउंड की बात कर रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही है थोड़ा सा मैनेज कर लें, नहीं आ रही है तो कल ये सही हो जाएगा, तब आप आ जाइएगा। ठीक है, आज तो आपको इसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? हाँ भाई, एक विद्यार्थी है, सुर हो रहा है तो झेल लीजिए, कोई बात नहीं। एटमैक्स हम ये कर सकते हैं भाई कि आपके लिए इसको हाथ में लेके पढ़ा दें, और क्या है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब ये वाली जो बात निकल करके नहीं है, मार्केट एकदम खराब हो गया। मार्केट खराब होने से इन्वेस्टर का पैसा डूबने का डर हो गया और शेयर मार्केट धड़ाम। अब आप पूछेंगे कि चाइना के लिए ये बात कितनी बड़ी है, आप थोड़ा सा ये बताइए। मैं आपको बताता हूं साथियों, वर्ष 1990 की बात है। 1990 से जब भारत ने एलपीजी रिफॉर्म किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया था, उसी समय की बात है साथियों कि चाइना ने अपने यहां पर हाउसिंग के अंदर हाथ आजमाना शुरू किया था, यानी कि घर निर्माण के अंदर हाथ आजमाना शुरू किया था। और चाइना का घर निर्माण में जो हाथ आजमाना शुरू हुआ, वो रियल एस्टेट में इतना प्रभावी हुआ कि चाइना की जो कुल आबादी है उसने 3/4 अपनी आमदनी का, अपनी कुल सेविंग का रियल एस्टेट में लगा रखा है। रियल एस्टेट मतलब भवन निर्माण में लगा रखा है। तो 3/4 अगर आप सोच के देखिए, आप 10,000 रुपए कमाते हैं और आप अगर अपना 7500 रुपया मकान में लगा दिए, तो एक प्रकार से ये कितना घनघोर संकट है। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए। निष्कर्ष दुनिया वाले ये निकाल रहे हैं कि यदि ये कंपनी फेल मारती है तो भारत को भी इसका शुरुआती नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि भारत यहां से इस कंपनी को बहुत सारा स्टील बना के भेजता है। भारत जो स्टील एक्सपोर्ट करता है वो एवरग्रांडे मंगाता है, और वो पैसा अगर नहीं निकला तो हमारा जो माल चला गया उसका पैसा नहीं आएगा वापस, और हमारा इन्वेस्टमेंट अटक जाएगा। दुनिया भर में इस बात से बड़ा संकट आया हुआ है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि चाइना अपनी किसी भी कंपनी को डूबने नहीं देगा, विशेष रूप से तब जब उसके देश के अंदर बहुत बड़े जनसंख्या को नुकसान हो। क्योंकि चाइना के अंदर बहुत सारी चीजें खुद से साथियों खुद से ही कंट्रोल्ड होती हैं। चाइना के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चाइना खुद से कंट्रोल करता है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि चाइना इस संकट से इसे उबार ले जाएगा। तो साथियों, ये सारे की सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। लगभग 280 शहरों के अंदर जिसका कारोबार है, इतना ज्यादा इसके साथ में है। यहां पर आप मार्केट देख रहे हैं, यहां पर लोग जो हैं, यहां पर देखिए रिटर्न अवर मनी, रिटर्न अवर मनी, लोग चिल्ला रहे हैं। ये सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि हेडक्वार्टर पर, एवरग्रांडे के हेडक्वार्टर पर लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और ये लोग मांग रहे हैं कि हमारा पैसा लौटा दो। 305 बिलियन का डेट हो रखा है इनके ऊपर, एवरग्रांडे के ऊपर। लोगों की भीड़ जमा है। ये भीड़ जो यहां पर इकट्ठी हो रखी है, ये भीड़ इस ऑफिस में चिल्ला चिल्ला के पैसा मांग रही है, क्योंकि यह कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने में सक्सेसफुल नहीं हुई। ये चाइना के दृश्य है। ये अपने आप में एक ऐसा दृश्य है जिसको लेकर के दुनिया वाले इस बात से संकट की कल्पना कर रहे हैं। लोग पैसे मांगने यहां पर वापस चले आए हैं, जिन्होंने मकान बना रखा है। देख के लग रहा है कि इस भाई को ठोक ठाक देंगे ये लोग, है ना। ये इसको उंगली उंगली दिखा भी रहे हैं, इसको भगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारा पैसा दे दे। तो ये कुल मिलाकर बात ये है कि देखिए, जो भी होना होगा, यहां पर आप लोगों को देख सकते हैं कि ये बहुत सारे लोग यहां पर परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। हालांकि किसी का भी बेचारे का दुख अपन के लिए दुखी है। तो ये लोग परेशान होकर के नीचे बैठे हुए हैं कि भैया एवरग्रांडे जो है, इसने पैसे जो है वो पूरी तरह डुबो दिए हैं, ऐसा इन लोगों को लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि भैया हम दुकानों पर, दीवारों पर से कूद जाएंगे। महिला बोल रही है कि अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं दीवार पे से कूद जाऊंगा। ये भाई साहब चुप नहीं करा रहे हैं, इसकी फोटो खींच रहे हैं, नालायक आदमी है ये, है ना। पर ये ठीक है, मतलब जो भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि लोग यहां पर कुल पैसा अपना वापस मांग रहे हैं कि भाई पैसा दे दो। इन भाई साहब को हो सकता है थोड़ी देर में हार्ट वार्ट का अटैक आ जाए। माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है भाई यहाँ पे, है ना। तो ये लोगों का जो माहौल है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी से शामिल किया जाता है। इसके अलावा साथियों, एवरग्रांडे के अलावा एक कंपनी और है चाइना के अंदर, और वो जो दूसरी कंपनी यहाँ पर है उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम है हेंगड़ा।
हेंगड़ा नाम से एक कंपनी है यहां पर। अब आप एवरग्रांडे, हेंगड़ा, इनके अपने अपने नाम है, ठीक है। तो साथियों ये हेंगड़ा नाम से एक कंपनी है यहां पर, ये भी यहां की लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है। दिक्कतें इसके साथ भी चल रही हैं और इसके पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रखा है, मकान वगैरह इनके पास हो नहीं रहे हैं, पैसा इनके पास निकल पा नहीं रहा है। तो डेट की प्रॉब्लम भविष्य में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसके लिए कंपनी को अपने एसेट्स बेचने के लिए बात की जा रही है। एसेट्स की तो बात छोड़िए साथियों, एक फिच नाम की इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल रेटिंग देती है, उस रेटिंग कंपनी ने भी इनकी रेटिंग गिरा दी है। कहा है कि भाई तुम्हारी रेटिंग वेटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये सारी की सारी बात हो गई साथियों। गुंगजाऊ नाम से यहां पर एक जगह है, उस जगह के अंदर इनकी अपनी एक फुटबॉल टीम चलती है जो कि चाइना की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम है, ठीक है। ये वो मालिक है जिसके कारण ये सारा की सारा काम हो रहा है। गुंगजाऊ के अंदर इस आदमी का नाम है हुई का यान, ये मतलब इसी ने सारे के सारे काम किए हुए हैं। इसने अपनी टीम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, और अभी इसने एक स्टेडियम बनाया है जिसके अंदर एवरग्रांड 1 लाख दर्शकों को बिठाने की बात कर रहा है कि इस स्टेडियम में 1 लाख दर्शक बैठ सकेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में एवरग्रांड जो है एक ऐसा स्टेडियम बनाना चाहता है जिसमें 1 लाख लोग बैठ सकेंगे। तो एवरग्रांड के प्रोजेक्ट तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ओवरऑल साथियों पैसे में जो है दिक्कतें आ गई हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे समय पर क्या होता है। फिलहाल के लिए तो साथियों यही है कि इन्हीं भाई साहब से उम्मीद है कि ये इसे बाहर निकालें और दुनिया को संकट से बाहर निकालें, ठीक है। फिलहाल के लिए इसके अंदर इतना ही है। भारत ने अगर इसके साथ में अपना व्यापार रखा तो भारत को 90% जो कंपनियां हैं भारत की जो इसको माल बेचती हैं, अगर वो तीनों सेक्टर मतलब पैसे हमारे लगे हुए हैं स्टील, मेटल और आयरन के अंदर, तो ऐसी स्थिति में 25 लाख लोगों को हमारे देश में भी नुकसान होने की संभावना है। अगर हम बात करें तो मार्च 2022 तक अगर हम केवल इतनी सी बात कर लें कि कितना इसको ब्याज चुकाना है, तो 8.35 करोड़ रुपए का इसको ब्याज चुकाना है। और बड़े बड़े बैंक हैं जिन्हें इस ब्याज से अगर पैसा नहीं मिला तो उनका हाल भी बिल्कुल लेहमैन जैसा हो जाएगा। ये वही कंपनी है जो 15 सितंबर 2008 को दिवालिया घोषित कर दी थी अमेरिका के अंदर, जिसके चलते दुनिया भर में जाने कितने ही लोगों ने सुसाइड किया था, जाने कितने ही लोगों ने पैसे ना मिलने पर अपनी बैंकों को दिवालिया घोषित कर दिया था। अगर ऐसा होता है तो साथियों एवरग्रांड के फेल होते ही HSBC जैसी जो बैंकें हैं जिन्होंने मतलब 20.69 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है एवरग्रांड में, वो डूब जाएंगे। यूबीएस और ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जिन्होंने 37.5 करोड़ डॉलर के बॉन्ड में निवेश कर रखे हैं, वो डूब जाएंगे। और ऐसा अगर होता है तो आने वाले समय में संभव है कि इन कंपनियों के बॉन्ड के डूबने से ये बैंक के फेल मार जाए, और बैंक के फेल मारने से बैंकों में रखा हुआ पैसा फेल मार जाए, और बैंकों में रखा हुआ पैसा अगर लोगों को नहीं मिला तो हो सकता है कि बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाए। इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? तो बाबा कोरोना है। अनअकैडमी के रिजल्ट्स बहुत ही सराहनीय हैं, जबरदस्त रैंक्स हमारे पास हैं, रैंक 2, रैंक 9, रैंक 10, रैंक 13, रैंक 16। इस वजह से स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड थी। डिमांड ये थी कि वो भी अब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए जो यूपीएससी की तैयारी में उतरना चाहते हैं, 2022 का प्रीलिम्स जो जून में होने वाला है उसके लिए पूरी तरह लगना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल प्राइस के अंदर जो हमने प्राइस ड्रॉप चलाया था थोड़े दिन पहले, उसको ध्यान में रखते हुए फिर से 2 दिन का प्राइस ड्रॉप वीक चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है इसमें क्या है? ये तो है ही कि इसमें आपको अंकित 10 लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को अगर ईएमआई की सुविधा चाहिए तो क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई की सुविधा ले लीजिए। अगर आपको लोन फैसिलिटी चाहिए तो अनअकैडमी वो भी आपके लिए उपलब्ध करा रही है। दैट मीन्स आप अनअकैडमी पर एक सिंगल कॉल से अपने लिए इस पूरी फीस को लोन भी करा सकते हैं। लोन का अर्थ है कि अनअकैडमी आपकी फीस को किस्तों में ले रही है, जिस पर 0% इंटरेस्ट आपसे वसूला जा रहा है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। असल में एक प्रकार से यह समझिए कि आपको कोर्स किस्तों में दिया जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसको करने में मात्र 2 घंटे का समय अधिकतम लगता है। अगर आपको भी यह जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अनअकैडमी पर सीधे भी जाकर के इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें हमारे नाम से, अंकित अवस्थी सर के नाम से सर्च करके टेलीग्राम पर भी हमसे यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनसे भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो कोर्स वर्तमान में चल रहा है, ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको 46,000 में मिल रहा है। इसमें 19 तो ऑप्शनल मिल रहे हैं आपको, है ना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों माध्यम के अंदर आपको किताबें दी जा रही हैं, 20 किताबें। इसके साथ में 101 टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं, 200 से ज्यादा एडुकेटर्स की क्लासेस दी जा रही हैं, रैंकर्स के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है। ये सारी चीजें एक ही जगह पर उपस्थित हैं। आपको किसी भी एडुकेटर की क्लास कितनी भी बार देखने की आजादी दी जा रही है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर आप सभी की क्लासेस जितनी बार चाहें, जब तक चाहें देख सकते हैं। तो आज ही
इस सब्सक्रिप्शन को अपने लिए नोटिस कर लीजिए। अगर आप एसएससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो मेरा वेडनेसडे से यानी कल से बैच शुरू हो रहा है, जिसमें मेरे साथ में मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, करंट की तमाम क्लासेस और भी शुरू हो रही हैं। आप उन्हें भी देख पाएंगे और साथ में मेरी क्लास भी देख पाएंगे। इस क्लास के लिए आप एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले लें, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पर्याप्त लगी होगी। सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, साथियों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।